हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फास्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 and 3 गुडविल एंड चेंज इन पीएसआर के असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सब बने रहिएगा, वीडियो पर देखिएगा इसको, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड बहुत सारे कंटेंट हम लोग अपलोड करने वाले हैं और आप लोग उनसे अछूते न रह जाएं, इसलिए आप उसको प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट दे रखा है असर्शन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यहां पे बात बोली गई है जो अभी पार्टनर्स ऑलरेडी पार्टनरशिप में है। अमाउंट टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप डज नॉट, अब देखो वर्ड यहां पे क्या दिया हुआ है, डज नॉट अमाउंट टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब भी आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है अमंग द पार्टनर्स, पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट होती है। रिकंस्टिट्यूट मतलब जो पार्टनर्स में एग्जिस्टिंग रिलेशन है वो चेंज हो जाता है। तो ये जो असर्शन है बिल्कुल गलत दे रखा है। यहां पे होना चाहिए था डज अमाउंट टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, तो ये मैं इसको एब्सोल्युटली रॉन्ग करूंगा। रीजन दे रखा है, अगला देखो, रीजन डिसोल्यूशन पे दे रखा है। डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप बोला है, फर्म लीड्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नो सर, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं होता है। वहां पे आप लोगों का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है। पूरी की पूरी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। वहां पे चेंज भी हो गया तो भी उससे कोई मतलब नहीं आप लोगों का, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म बंद हो चुकी है। यहां पे आपका एंड हो चुका है। तो मैं इस पॉइंट को भी गलत बोलूंगा। अब अपनों को ऑप्शन सिलेक्ट करना रहा। ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए और बी तभी होंगे जब दोनों में राइट होगा। सी ऑप्शन बोल रखा है ओनली आर इज करेक्ट एंड डी ऑप्शन बोल रखा है बोथ ए एंड आर रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी, बोथ ए एंड आर रॉन्ग। अब पढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। असर्शन गिवन है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। अब यहां पे क्या बोला गया है, अपने को बोला गया है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड नॉट द फर्म। बिल्कुल सही बात बोली। क्यों? क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो वो पार्टनरशिप के रिलेशन को चेंज करेगा, पार्टनरशिप फर्म को नहीं खत्म करेगा वो। तो यहां पे ये जो वर्ड दिया हुआ है ना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जो रिलेशन है वो डिसॉल्व हो रहा है और नया पार्टनरशिप का रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस में आ रहा है। तो यहां पे सही बोला गया असर्शन, ये करेक्ट है एकदम। रीजन देखिएगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ ऑल ऑफ द ओल्ड फर्म एंड अ न्यू फर्म कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। सर ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसका कहने का मतलब ये है, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप खत्म हो गई तो आप एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप का रिलेशन खत्म हो गया तो आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो भी खत्म हो जाएगी और नई पार्टनरशिप आपको बनानी पड़ेगी। एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए आपको जीएसटी नंबर भी इशू कराना पड़ता है, बैंक अकाउंट भी खोलना पड़ता है, आपको है ना बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से क्या दुनिया के कोई भी शख्स हो वो बार बार अपने बिजनेस को चेंज नहीं करेगा। एक बार आपने जीएसटी नंबर और लीगल फॉर्मेलिटीज कर ली तो आप फिर से बार बार अपनी पार्टनरशिप फर्म को चेंज नहीं करोगे। हाँ, ये हो सकता है उसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स आप इंक्रीज डिक्रीज करो, उनका रेशियो चेंज करो, वो पॉसिबल है। लेकिन यहां पर डिसोल्यूशन ऑफ ए ओल्ड फर्म एंड अ न्यू फर्म कम इनटू एक्जिस्टेंस कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां पे एक करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ओनली ए इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 3 में, असर्शन पढ़ रहा हूं मैं। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट वैल्यूड। अब यहां पे क्या बोला गया, वर्ड नॉट वैल्यूड। देखते हैं आगे क्या बोला गया, बिकॉज देयर इज नो एडमिशन और नो रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। आपका गुडविल का वैल्यूएशन तभी होगा जब यहां पर नहीं, वेट, यहां पे क्या बोला गया, गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट वैल्यूड बिकॉज देयर इज नो एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि जब भी पार्टनर का एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्टनर का एडमिशन होना जरूरी, रिटायरमेंट होना जरूरी है। आपका अगर कोई भी उनके बीच में रिलेशनशिप भी चेंज हो रहा है तो भी आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। गुडविल मतलब सिंपली मीनिंग होता है वो प्रॉफिट जो आप फ्यूचर में अर्न करने वाले हो। तो गुडविल मतलब ये नहीं कि हमेशा सर हमारी क्या इज्जत बन गई
या फिर हम लोगों की बहुत रेपुटेशन हो गई फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग, गुडविल मींस फ्यूचर प्रॉफिट्स। सो ये वाला मैं आपको बोलूंगा कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आपका ये जो है गुडविल चेंज इन पीएसआर के टाइम भी आपको वैल्यू करना पड़ता है, और गुडविल के लिए जो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है वो होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रीजन आर बोला गया है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, बिल्कुल सही बोला है, बिकॉज द गेनिंग पार्टनर कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पर गेनिंग पार्टनर को डेबिट करने का लॉजिक यही होता है। क्यों? क्योंकि वो जो कमा रहा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट ले रहा है, वो ही कंपनसेट करेगा जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। एज पर डेबिट क्रेडिट रूल, पार्टनरशिप में अगर आप देखते हो तो कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। अपन कैपिटल बढ़ाएंगे तो क्रेडिट करेंगे और कम करेंगे तो डेबिट करेंगे। इसीलिए एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो इस ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी, ओनली रीजन आर इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में? असर्शन नहीं पढ़ रहा हूं। गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। फॉर असर्टिंग नॉर्मल प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट, अबनॉर्मल लॉस आर एडेड एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट्स आर डिडक्टेड। सर पहले आप हमें यह बताइए कि एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस होते क्या है? बेटा एबनॉर्मल लॉसेस वो लॉसेस होते हैं जो कि कभी भी किसी भी टाइप से हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉस बाय थेफ्ट, ये वो लॉस है जो कि कभी भी हो जाता है। लॉस बाय फायर, ये सारे के सारे नुकसान ऐसे होते हैं जिनका किसी पे कंट्रोल नहीं होता है। अब सपोज करना मैं किसी का बिजनेस परचेस करने जा रहा हूं, मैं उसकी गुडविल वैल्यू करने के लिए देख रहा हूं। अब जब मैं गुडविल वैल्यू करूंगा और मेरे सामने दो आइटम्स दे रखे हैं, एक तो दे रखा है एबनॉर्मल लॉस और एक दे रखा है एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। अब इन दोनों चीजों के लिए मैं क्या कैलकुलेशन करूंगा? अच्छा, इनको यहाँ पे लॉस बाय थेफ्ट हो गया था, लॉस बाय थेफ्ट हो गया तो पार्टनरशिप को 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन जरूरी नहीं कि फ्यूचर में हो, तो इसीलिए वो एबनॉर्मल लॉस फिर से अपन लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट दे रखा है ना, एबनॉर्मल लॉस आर एडेड, ये बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एबनॉर्मल गेन हुआ, जैसे कि गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। अब आप बताइए मुझे कि अगर आप लोग कोई फिक्स असेट्स सेल कर रहे हैं तो क्या जरूरी है कि आप हर साल करोगे? क्या ये आपकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है क्या, जिसको आप करते रहोगे और आपको हर साल ये चीज जो है बेनिफिट होता रहेगा? तो जब कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर आपका बिजनेस खरीदने आ रहा है और वो कैलकुलेशन लगाएगा, तो क्या बोलेगा कि आपने इस एबनॉर्मल प्रॉफिट को ऑलरेडी प्रॉफिट में ऐड कर रखा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर ये चीज रिपीटेड नहीं होगी, और नेक्स्ट ईयर रिपीटेड नहीं होगी तो हमारा प्रॉफिट भी कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो गुडविल भी आपकी कम होगी। इसीलिए ये जो है आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट डिडक्ट होना चाहिए। तो ये जो लाइन दे रखी है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब रीजन देखते क्या बोला गया? एबनॉर्मल लॉसेज एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट आर एडजस्टेड टू नेट प्रॉफिट बिकॉज दे मे और मे नॉट हैपन इन फ्यूचर। देखो ये बात बिल्कुल इन्होंने करेक्ट बोली है, जो मैंने आपको भी समझाया। जरूरी नहीं है कि जो आपको एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन इस साल हुआ है वो अगले साल हो या ना हो, कोई डेफिनेशन नहीं। बट एज अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी आप मान के चल रहे हो कि ऐसा नहीं होगा, आप उसी कैलकुलेशन में करोगे, तो ये भी सही है। और इन दोनों की एक दूसरे के साथ लिंकिंग भी बैठ रही है, तो मैं इसमें ऑप्शन नंबर सेलेक्ट कर दूंगा ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? गुडविल इज एन इंटेंजिबल, बिल्कुल सही बात है, गुडविल इंटेंजिबल है, बट नॉट एन फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स बच्चों को बहुत कंफ्यूजन करता है कि सर फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है। बेटा फिक्टिशियस एसेट्स कुछ भी नहीं होता है, ये होता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, जैसे आपका एडवर्टीजमेंट का खर्चा है। अच्छा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा आप कर तो देते हो इस साल पर्टिकुलर ईयर में, लेकिन उसका बेनिफिट आपको आने वाले 10 सालों तक मिलता रहता है। जैसे कि कोई भी आप एड देखते हो पेप्सी की, मिरिंडा की, तो ऐसा कभी भी नहीं होता आपने आज एड देखी तो आप कल जाते ही पेप्सी और मिरिंडा परचेस करने लग गए। वो आपके दिमाग में एक साइकोलॉजी बैठती है। अपन कहीं घूमने जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, भैया पेप्सी देना, भैया मिरिंडा देना। तो दैट इज फिक्टिशियस एसेट्स। वो कंपनी उस एसेट्स को फिक्टिशियस एसेट इसीलिए लिखती है, क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट उसको आने वाले 5 साल 10 साल में मिलने वाला है, और हर साल कुछ ना कुछ उसको वो राइट ऑफ करके बुक्स में से हटा देगी। तो जो असर्शन है आपका बिल्कुल सही है।
मैं बोलूंगा गुडविल जो है इंटेंजिबल एसेट्स है बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट्स, क्योंकि गुडविल को हर साल राइट ऑफ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स बिकॉज इट डज नॉट हैव अ फिजिकल एक्जिस्टेंस। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, उसकी कोई फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं होती है, लेकिन वो वैल्यूएबल एसेट्स होता है। इससे ही अपन अर्न करते हैं अपना क्या, प्रॉफिट, क्योंकि अगर गुडविल ना हो तो अपने लिए प्रॉफिट अर्न करना बिल्कुल इम्पॉसिबल इवेंट है। कोई भी बिजनेस होता है तो वो अपनी गुडविल से जाना जाता है, और गुडविल अच्छी है तो वो प्रॉफिट अर्न कर रहा ही होगा। ओके, तो इसका रीजन भी करेक्ट है और इन दोनों की लिंकिंग भी आपस में बैठ रही है। तो मैं ऑप्शन नंबर इसमें सेलेक्ट करूंगा, बी सेलेक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया अपनों को, गुडविल एग्जिस्ट ओनली व्हेन अ फर्म अर्न्स मोर प्रॉफिट देन नॉर्मल प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात बोल रहा है सर कि गुडविल आपकी तभी होगी जब आप क्या अर्न कर रहे हो, ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। किससे? नॉर्मल प्रॉफिट से। गुडविल की जो सिचुएशन होती है बेटा, अगर अपन सुपर प्रॉफिट की बात करें तो सुपर प्रॉफिट भी क्या बोलता है आप लोगों को, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो आप कैलकुलेट करते हो आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड पर। एवरेज प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो आपकी फर्म ने कमाया है। तो जो आपकी फर्म ने कमाया है और कंपैरिजन आप करोगे आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड के प्रॉफिट से, तो ज्यादा होगा तभी आप लोगों की गुडविल होगी, अदरवाइज आपकी गुडविल नहीं बनेगी। तो ये वाला जो असर्शन है बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ता हूं मैं आगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज शोन इन द बुक्स। क्या बोल रहा है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है आपको बुक्स में शो करनी है, बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी और मनी इज वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। अब क्या बोला गया है आप लोगों को, पहली बात, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मना करता है कि आप ये नहीं लिख सकते हो। कभी भी आप अपनी गुडविल, खुद की गुडविल को बुक्स में रेज नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस आपने उसके लिए पेमेंट ना किया हो। आप किसी और की गुडविल परचेस कर सकते हो, आप अपने बिजनेस की गुडविल को रेज नहीं कर सकते हो। तो यहां पर मैं बोलूंगा ये जो रीजन है एब्सोल्युटली रॉन्ग है। अब एक राइट है एक रॉन्ग है, तो ऑप्शन देख लेते अपना कौन सा आ रहा है। तो 6th ऑप्शन में आपका आ रहा है ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव। यस सर, ये वर्ड सब्जेक्टिव क्या है? गुडविल सब्जेक्टिव है, इट मींस गुडविल का कैपिटल इन्वेस्टमेंट से इतना ज्यादा रिलेशनशिप नहीं होता है, क्योंकि गुडविल का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है प्रॉफिट से। अच्छा, प्रॉफिट होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, सिर्फ एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट रीजन नहीं होता है। आपका कस्टमर सपोर्ट, क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आफ्टर सेल सर्विस, बहुत सारी चीजें होती है जो आपकी गुडविल इफेक्ट करती है। तो अगर सब्जेक्टिव है इसका मतलब ये बोल रहा है कि जितनी ज्यादा कैपिटल उतनी ज्यादा गुडविल, जितनी कम कैपिटल उतनी कम गुडविल। तो ये जो चीज है बिल्कुल गलत है। वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एंड नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू अंडर एनी मेथड। अब यहां पे क्या बोला गया है उसने कि आप लोगों का ये जो है वैल्यू ऑफ गुडविल है सब्जेक्टिव। गुडविल के लिए आप लोगों को कैपिटल की जरूरत नहीं है। गुडविल अपने आप हमेशा क्या होती है, धीरे धीरे बनती रहती है। ओके, एंड नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू अंडर एनी मेथड। बिल्कुल सही बोल रहा है ये असर्शन। क्यों? क्योंकि गुडविल जो है आप लोगों की किसी एक पर्टिकुलर मेथड से कैलकुलेट नहीं होती, उसके लिए कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो असर्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे देखते हैं अपन। वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स एज टू नंबर ऑफ ईयर परचेस। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। अपन मान के चलते हैं कि आने वाले सालों में ऐसा होगा, मान के चलते हैं, ऐसा नहीं बोलते कि ऐसा ही होगा, अपन मान के चलते हैं कि ऐसा होगा। एंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये बात भी बिल्कुल एकदम क्या बोल रहा है, इसमें सही बोल रहा है। तो मैं इसको करेक्ट बोलूंगा और ये इससे लिंकिंग भी कर रहा है, लिंकिंग कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन आपका हो गया बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब बढ़ते अपन आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है सुनिएगा। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। बिल्कुल सही बात है सर, इंटेंजिबल एसेट्स ही होता है, अभी तक हम पढ़ते हुए हैं। विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली व्हेन कंसिडरेशन हैज बीन पेड फॉर इट। वेरी गुड, सही बात बोली है। क्यों? क्योंकि आपने अगर उसके लिए किसी आउटसाइडर को पेमेंट किया है
तभी आप उसको अपनी बुक्स में लिख सकते हो। सेल्फ जनरेटेड गुडविल आप कभी भी नहीं लिख सकते हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है आप गुडविल को सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल लिख सकते हो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी आप नहीं लिख सकते हो। रीजन क्या है इसका? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नेसेसरी एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म बिकॉज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैव टू बी कंपनसेटेड बाय गेनिंग पार्टनर। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको कंपनसेट कौन करेगा? गेनिंग पार्टनर करेगा। और हमेशा गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए आपकी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर इसमें लिंकिंग की चेक कर लेते हैं। सर ऊपर तो बात बोल रहा है कि हमें कंसिडरेशन पे करना है और पेड फॉर इट, है ना, और नीचे बात कर रहा है किसकी? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग की। तो यहां पर अगर मैं लिंकिंग की बात करूं तो इन दोनों में कोई भी लिंकिंग बैठ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ऊपर बात की है उसने इंटेंजिबल एसेट्स की और वो बोल रहा है कि आपको बुक्स में लिखना है कि नहीं लिखना है, और नीचे बात कर रहा है पार्टनर्स के कंपनसेशन के लिए। तो दोनों ऑप्शन सही तो है लेकिन लिंकिंग कुछ नहीं है। अब लिंकिंग कुछ नहीं है तो मैं ऑप्शन वो सिलेक्ट करूंगा जिसमें नॉट द करेक्ट रीजन दे रखा है और इसमें ऑप्शन दे रखा है बी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट रीजन ऑफ ए। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, हमेशा लिंकिंग बैठे कोई जरूरी नहीं है। आपको ये चीज देखनी है दोनों करेक्ट है तो हो सकता है लिंकिंग बैठे भी और ना भी बैठे। ऑप्शन आपको वो सिलेक्ट करना है और सबसे टफ सिचुएशन असर्शन रीजन में यही होती है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है? असेट्स मस्ट बी रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज रीअसेस्ड। बिल्कुल सही बोल रहा है। एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूट कब कब हो सकती है? सर जब चेंज इन पीएसआर हो, जब किसी पार्टनर का एडमिशन हो, जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो या जब किसी पार्टनर की डेथ हो रही हो। इन सब केस में आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? रिकंस्टिट्यूशन होती है। ओके, तो ये मैं पॉइंट एकदम बिल्कुल सही बोलूंगा। द एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज मे बी डिफरेंट। बिल्कुल सही बात है, डिफरेंट हो सकती है फ्रॉम द बुक वैल्यूज। आपने कुछ एक सपोज करना लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की आज से 10 साल पहले, वो परचेज की थी आपने 50 लाख की और आज की तारीख में उसकी वैल्यू है 5 करोड़। बिल्कुल पॉसिबल है, कोई भी बिल्डिंग या फिर कोई भी आपकी लैंड है वो एकदम से एप्रिसिएशन करके कर सकती है। लेकिन एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट वो बोलता है असेट मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द वैल्यू एट विच प्राइस पेड टू एक्वायर इट, नॉट एट द मार्केट वैल्यू। आपने जिस प्राइस पे उसको खरीदा है आप उसी प्राइस पे उसको क्या करोगे? बुक्स में लिखोगे। हाँ, आप है ना हर साल उसमें डेप्रिसिएशन लगा के उसकी वैल्यू रिड्यूस कर सकते हो लेकिन हमेशा आएगी वो कॉस्ट प्राइस पे ही। तो ये भी जो है आप लोगों का बिल्कुल सही है। एज सच असेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड। तो आप देखिए इन दोनों की यहाँ पे लिंकिंग यहाँ पे बैठ रही है। पिछले क्वेश्चन में नहीं बैठ रही थी, यहाँ पे बैठ रही है क्योंकि ऊपर वाले असर्शन में बोला है अपनों को रीवैल्यूएशन करना है और नीचे रीजन बता रहे रीवैल्यूएशन का ही बता रहा है। तो दोनों की लिंकिंग है और दोनों की लिंकिंग है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि यहां पर लिंकिंग है कि नहीं है। ओके, सबसे टफ यही होता है। अब बढ़ते अपन आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10? असर्शन बोला है ए एंड बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 दे रखा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर्ड इन द बुक्स एट ₹5 लाख एंड देयर वाज अ क्लेम ऑफ ₹2 लाख अगेंस्ट इट। अब देखना इसका मतलब क्या है। पार्टनरशिप फर्म में टोटल 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन है 3:2:1। उन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहले से ही बना रखा है। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाते हैं? क्योंकि अगर कोई भी यूनिट में कोई वर्कर को इंजरी होती है तो एट दैट टाइम एकदम से इतना पैसा कैसे आए, तो अपन लोग पहले से क्या करते हैं कि रिजर्व मेंटेन कर लेते हैं। अब इस केस में 5 लाख का आपने रिजर्व मेंटेन किया और 2 लाख का क्या आ गया? उसका क्लेम आ गया। अब आप देखिएगा ये जो रिजर्व बना होगा पुराने पार्टनर्स ने बनाया होगा और पुराने पार्टनर्स मतलब 3:2:1 में इन्होंने क्या किया होगा? इस रिजर्व को क्रिएट किया होगा। क्योंकि पार्टनरशिप के रेशो के लिए कुछ नहीं बोला गया तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी इसी रेशो में इनका बना होगा। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:1। कोई बात नहीं, कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि हम 4:3:1 करेंगे एंड द बैलेंस ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दैट इज 3 लाख वाज टू बी ट्रांसफर इन देयर कैपिटल अकाउंट इन 3:2:1। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। अगर जो आपने रिजर्व पुराने रेशो में बनाया है तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी पुराने रेशो में ही होगा। ऐसा नहीं होगा
कि मैंने आज तक पुराने रेशो में रिजर्व बनाया, पता चला अगले महीने या फिर नेक्स्ट डे मैंने क्या कर दिया, रेशो चेंज कर दिया, और रेशो चेंज करते ही मैंने क्या किया, उस नए रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो पार्टनर्स के साथ बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको ये नहीं करना है। हमेशा वर्कमैन रिजर्व जो है या फिर कोई भी रिजर्व है, जनरल रिजर्व, आपके हमेशा ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आगे देखते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंटेड ₹3 लाख इज अ फ्री रिजर्व। बिल्कुल सही बात है, फ्री रिजर्व है। एंड एज सच बीन ट्रांसफर्ड टू देयर कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बिल्कुल सही बात बोल रहा है सर, ये जो है ना आपका हमेशा ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, ऊपर और नीचे दोनों की एक बात हो रही है और लिंकिंग भी बैठ रही है, तो लिंकिंग बैठ रही है तो मैं इसका ऑप्शन नंबर सिलेक्ट कर लूंगा बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप आपको यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैं बढ़ता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिएगा क्या बोला क्वेश्चन नंबर 11। शरद एंड विशेष शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। उन्होंने बोला कि हम फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे। करो। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज वर रिजल्टेड इन लॉस ऑफ ₹50,000। इन्होंने क्या किया, रिवैल्यूएशन किया एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, जिसकी वजह से इनको क्या हुआ, लॉस आया 50,000 का। अब देखिएगा आगे क्या बोला गया है, which was debited to their capital account in equal ratio। Absolutely wrong। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया अगर आपने कोई पुरानी चीज को एडजस्ट कर रहे हो तो पुराने रेशो में ही होगी। ये जो आपने असेट्स का रिवैल्यूएशन किया है तो जिस रेशो में आज तक आप हैं उसी रेशो में करेंगे। अगर आपने चेंज किया है तो पहले उस वैल्यू को चेंज करो पुराने रेशो के अकॉर्डिंग, फिर आगे बढ़ो। तो यहाँ पे ये जो है एब्सोल्युटली रॉन्ग है, इक्वल रेशो में नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका जो रेशो है वो है 3:2, तो इसको 3:2 में ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या बोला गया आप लोगों को। लॉस और गेन ऑन रिवैल्यूएशन इज डेबिटेड और क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बिल्कुल सही बात है सर, ये जो है हमेशा आपका किस में होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया जिस रेशो में आपने पुरानी चीजें बनाई हैं उसी रेशो में वो खत्म भी होंगी या डिस्ट्रीब्यूट भी होंगी। तो आपका एक असर्शन रॉन्ग और रीजन सही है, तो इसमें ऑप्शन आ रहा है आपका सी, ओनली आर इज करेक्ट। ओके, 11th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया अपना। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है, पढ़ता हूं मैं। आकृति, रुचि एंड वर्षा शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3 डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 3:1। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम 3:1 में प्रॉफिट्स को डिवाइड करेंगे। करो, कोई दिक्कत नहीं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट अपीयर्ड इन द बुक्स एट द ₹1,80,000। बेटा ये जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है ये आपका फिक्टिशियस असेट्स होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जो कि बैलेंस शीट की असेट साइड में शो होता है। असेट साइड में शो क्यों होता है सर, आपने तो अभी बताया कि ये खर्चा होता है, तो खर्चे का तो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। बिल्कुल सही बात है, जैसे खर्चे का डेबिट बैलेंस होता है तो असेट्स का भी क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अगर आपका खर्चा है तो आपको उसी साल ही क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। लेकिन एडवर्टीजमेंट के खर्चे जो होते हैं ना बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप उसको एक साल में नहीं बताते हो, उसको आप आने वाले 5 से 10 साल में बताते हो। इसलिए उसको बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड मतलब होता है पोस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये खर्चा आप आगे भी मानोगे, इसीलिए इसको अपन लोग फिक्टिशियस असेट्स भी बोलते हैं। और ये बोला है कि इट विल बी राइट ऑफ इन 4:3:2। बिल्कुल सही बात बोली, इनको पुराने रेशो में ही क्या करना है, इसको राइट ऑफ भी पुराने रेशो में ही करना है, क्योंकि इन्होंने इसको जब बनाया होगा तो 4:3:2 में ही बनाया होगा। अब आगे देखते हैं क्या बोला गया। एडवर्टाइज सस्पेंस अकाउंट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो की वही बात दे रखी है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एंड एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर इट विल बी रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड पीएसआर ओनली। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही आपका क्या होगा, ये राइट ऑफ होगा। तो ऊपर और नीचे दोनों में लिंकिंग है, दोनों एक जैसी बात कर रहे हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों के दोनों सही भी हैं। तो आपका जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप आपको 12th भी समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, गोमती, इंदु एंड जिया 3 पार्टनर्स दे रखे हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3 डिसाइडेड टू चेंज देयर शेयर टू 3:1। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट 2,40,000। उन्होंने बोला कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारी जो गुडविल है वो कितनी रहेगी, 2,40,000 रहेगी। कोई बात नहीं, करो, मना ही नहीं है, कर सकते हो। अब आगे का बोला गया है, गोमती
कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड जियास कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 20,000। सर ये तो आगे कैलकुलेशन, अब हम कैसे करें? यहां पर तो इसने कैलकुलेशन दी, तो कैलकुलेशंस करने के लिए अपनों को थोड़ा सा यहां पे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। देखते हैं अपन वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं। आप लोगों को अगर मालूम हो तो यहाँ पे एक रेशो कैलकुलेट होता है जिसका नाम होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो आपका कैलकुलेट होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अपन जल्दबाजी में या फिर नॉर्मल प्रैक्टिस में इसको रेशो भी बोल देते हैं, जबकि वो होता है शेयर। तो आप चाहो तो इसको ओल्ड रेशो या न्यू रेशो की जगह ओल्ड शेयर और न्यू शेयर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखना, पहले मैं अगर बात करूं गोमती की, यहाँ पे मैं बात करूंगा 2 जनों की, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सिर्फ 2 जनों के लिए बोला गया, एक तो गोमती के लिए बोला गया और एक जिया के लिए बोला गया। तो मैं इन दोनों का ही रेशो निकालूंगा, मैं इंदू का नहीं निकालूंगा। अब देखते हैं, ओल्ड शेयर जो है गोमती का वो है 5 अपॉन, अच्छा अपॉन में क्या आएगा, 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो 5 अपॉन 12 माइनस न्यू रेशो उनका है वो है न्यू शेयर है, माइनस करूंगा यहां पे मैं 3 अपॉन 6। अब जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो अब देखते हैं कि आंसर कितना आ रहा है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपका आ जाएगा 12 एलसीएम, 12 एलसीएम तो 5 तो आपका आ जाएगा एज इट इज, यहां पे आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होकर 6, तो यहां पे आ रहा है आपका -1/12। अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है इट मींस इट इज अ गेनिंग पार्टनर, और गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्टनर की जिसका नाम है जिया। जिया के केस में यहां पे देखिएगा, जो जिया का पुराना शेयर है वो है 3/12, जो जिया का नया शेयर है वो है 1/6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने 12 फिर से एलसीएम आएगा कॉमन, 3 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -2 विच इज इक्वल टू 1/12। अब ये आंसर पॉजिटिव आया, इट मीन्स ये क्या कर रही है, सेक्रीफाइस। तो इट मीन्स जिया को होना चाहिए क्रेडिट और गोमती को होना चाहिए डेबिट। अपन चेक कर लेते हैं कि इसने डेबिट एंड क्रेडिट इन दोनों को बोला है कि नहीं बोला है। गोमती को बोला गया डेबिट, बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पे बोला है, एंड जिया को बोला गया क्या, क्रेडिट, बिल्कुल सही बात है। अब ये चेक करते हैं कि अपन कि 20,000 से करना है कि नहीं करना है। तो आप देखिए गुडविल का अमाउंट है कितना, 2,40,000, तो 2,40,000 इंटू जो इनका शेयर आया है वो आया है 1/12, और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 200 एंड 00, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पर ये जो आपका असर्शन दे रखा है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि एज पर कैलकुलेशन जो गुडविल का एडजस्टमेंट होगा वो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में होगा। यहां पर आपका गेन जो कर रहा है वो कर रहा है गोमती, और जो सेक्रीफाइस कर रही है वो कर रही है जिया। तो गोमती अकाउंट डेबिट टू जिया अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा, 20,000। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखना आगे क्या बोला गया। गोमती हैज गेन्ड शेयर and Gia is sacrificed as the gaining partner will compensate and sacrificing partner by the 2,40,000। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। क्यों? क्योंकि 2,40,000 पूरी गुडविल है, उसके हिसाब से आपने कैलकुलेशन किया है, और ऊपर नीचे की बात जो है ना दोनों की सेम बोली गई है, इन दोनों में लिंकिंग भी आ रही है। तो मैं वो ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा जिसमें लिंकिंग वाली बात हो रही है। तो बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A। तो आपका पॉइंट नंबर इसमें हो गया कौन सा, बी। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिएगा 14 क्या बोला गया। अशोक, चित्रा, ईशा शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1, डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। वो सोच रहे कि हम आगे इक्वली करेंगे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 1,20,000। ये वो गुडविल है जो इन्होंने कभी परचेस की होगी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी नहीं वो रेज कर सकते हैं। अब बोल रहे हैं इट विल बी रिटर्न ऑफ इन द 3:1। बिल्कुल सही बात बोली। अगर ओल्ड रेशियो में आप इसको राइट ऑफ कर रहे हो, आपका शेयर भी पहले 3:1 था और अभी भी 3:1 में कर रहे हो, तो आप ये बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो। ये ऑप्शन क्या है आप लोगों का, सही है। गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म इज द परचेज गुडविल। बिल्कुल सही बात है, वो हमेशा परचेज गुडविल होती है आपकी। ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म इट विल बी रिटर्न ऑफ अमंग द पार्टनर्स इन द ओल्ड पीएसआर। बिल्कुल सही बात बोला है, और दोनों की बातें एक जैसी हैं, दोनों की लिंकिंग भी है। तो मैं बोलूंगा ये जो है आप लोगों का लिंक कर रहा है, और लिंक करने वाला जो ऑप्शन है इसमें अपना है ए। बोथ ए एंड आर are correct and R is the correct reason of the A। I hope आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ता हूं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, दिशा, इरा एंड फिजा शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट इनटू 1:2:3। कर सकते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, बेटा ये जो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस होता है ये कुछ भी नहीं होता है, ये वो लॉसेस होते हैं जो कि पार्टनर्स ने अभी तक अपने कैपिटल्स में राइट ऑफ नहीं किए। ओके, इसका डेबिट बैलेंस है, इसलिए इन्होंने इसको एसेट साइड में शो कर रखा है। Appearing in the books at ₹1,50,000, it will be carry forward and will be set off against future profits। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। ये तो ये बात बोल रहे हैं कि यार अभी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लो और जो ये लॉसेज है इसको भी रहने दो, आने वाले फ्यूचर में हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। अच्छा, आने वाले में राइट ऑफ कर दोगे तो जो बंदा यहाँ पे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कर रहा होगा, तो जो गेन कर रहा है उसको तो मजा आ गया, जो सेक्रीफाइसिंग कर रहा है उसके साथ तो गलत हो गया ना, क्योंकि आपको ये चीज हमेशा ओल्ड रेशियो में ही क्या करनी है, राइट ऑफ करनी है। तो ये जो असर्शन है बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं अपन। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट केम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर द चेंज इन पीएसआर एंड हेंस विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, जो बैलेंस है वो आपका क्रिएट भी ओल्ड रेशियो में हुआ है, तो राइट ऑफ भी किस में होगा, ओल्ड रेशियो में ही होगा। अच्छा, लिंकिंग की बात आ ही नहीं रही है इसमें, अब तो ये सिलेक्ट करना है जिसमें ए गलत है और आर सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आ रहा है आपका डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपको यहां तक सब समझ में आ गए होंगे। कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, मैं आपका टाइम वेस्ट न करते हुए जल्दी से ये सॉल्व करवा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोला है 16 में। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स टू 5:3:2 ऑन रिवैल्यूएशन मशीनरी अपीयरिंग इन द बुक्स एट 1 लाख। मशीनरी बुक्स वैल्यू है एंड टू बी रिड्यूस्ड बाय। अच्छा, यहां पे देखना वर्ड दे रखा है बाय, आपको 25% से कम करनी है ना, 25% से कम करनी है। फर्नीचर अपीयरिंग एट द 1 लाख इज टू बी रिड्यूस्ड टू, यहां पे दे रखा है 2। मतलब क्या है इसका, 1 लाख में 25% कम करना है और ये जो फर्नीचर है 1 लाख में 25% लेकर आना है। तो रिवाइज वैल्यू ऑफ द मशीनरी विल बी 75,000। बिल्कुल सही बात है, 1 लाख में से आप 25% माइनस करोगे तो 75 वैल्यू आ जाएगी, और फर्नीचर में को 25% पे लेकर आओगे तो 1 लाख का 25% 25,000 होता है। तो ये जो आपका है असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं, रिड्यूस्ड बाय 25% मींस अमाउंट दैट हैज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द बुक्स वैल्यू ऑफ एन एसेट। बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ये होता है कि आपके बुक्स में से इसको माइनस करना है। As such, machinery will be shown at 75. Reduced to 25% means it is the new value of the assets, such as furniture will be shown as at 25,000. बिल्कुल सही बात बोल रहा है सर। अब यहाँ पे आपका assertion भी सही है और reason भी correct है, और यहाँ पे बिल्कुल ये जो है इसमें लिंकिंग भी आपकी बता रहा है, लिंकिंग बता रहा है, तो मैं वो ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा जहां पे ये दोनों बता रहा है। तो इसमें आपका आंसर है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया ए एंड बी पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। दे एग्रीड दैट इन फ्यूचर दे विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। वो बोल रहे हैं कि 6% पर एनम से हम लोग क्या करेंगे, आईओसी चार्ज करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हम उसी रेट से चार्ज करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। आगे क्या बोला गया आप लोग को? दे ऑल्सो डिसाइडेड दैट गुडविल बी वैल्यूड एट एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विल बी कंपनसेटेड बाय गेनिंग पार्टनर। क्यों? आप ऐसा तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पे आप देखना ये जो है ये बात अलग है और यहां से जो लाइन स्टार्ट हो रही है बिल्कुल अलग हो रही है। वो बोल रहे हैं कि यार गुडविल को भी रिवैल्यू करेंगे और जो गेन कर रहा है और सेक्रीफाइस कर रहा है उनका एडजस्टमेंट करेंगे। पहले मुझे आप एक बात बताइए, गेन और सेक्रीफाइस तभी करते हैं जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। इस पूरे असर्शन में सेम रेशियो है, वो है 2:1। तो अगर मैं बात करूं तो ये असर्शन जो है आपका बिल्कुल गलत है, ये 100% गलत है, क्योंकि गुडविल तभी आप लोग वैल्यू कर सकते हो और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करते हो जब आपका यहाँ पे पीएसआर चेंज हो रहा है, और यहाँ पे पीएसआर आपका चेंज हो ही नहीं रहा है। आगे रीजन देखते हैं। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी हैड नॉट बीन चेंज एंड हेंस देयर इज नो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। बिल्कुल सही बात बोली, ना तो सेक्रीफाइस हुआ है ना गेन हुआ है, तो गुडविल जो है नीड नॉट टू बी वैल्यूड। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो अपनों को वो सिलेक्ट करना है जिसमें ए तो आ रहा है रॉन्ग और आर आ रहा है सही, और ये ऑप्शन मेरे को नजर आ रहा है सी, ए इज रॉन्ग बट आर इज द करेक्ट। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ता हूं आगे, देखिएगा असर्शन 18th क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। जितने भी आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हैं या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आपके ओल्ड रेशो में। रीजन, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड। If they are not distributed in the old ratio, the sacrificing partner will be put on the disadvantage। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। अगर आपने उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया तो जो आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसके लिए क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेजेस हो जाएगा। तो दोनों में बात सेम हो रही है, दोनों की लिंकिंग भी हो रही है, तो ये जो है आपका एकदम करेक्ट है। कौन सा हो गया आपका पॉइंट ए ऑप्शन, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 वाला क्या बोला गया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट इन चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। अगर उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया तो उनके एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट भी चेंज हो जाता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट्स इन गेन ऑफ एडिशनल शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स और फॉर सम पार्टनर while a loss for a partner there for the other partner। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। कुछ लोगों के लिए क्या तो गेन होगा, कुछ लोगों के लिए क्या होगा, सेक्रीफाइस। तो यहां पर ये दोनों सही है और इसमें लिंकिंग भी आ रही है, लेकिन अपने को ऑप्शन में सिर्फ ये बोला गया है कि करेक्ट कौन से हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। इसमें लिंकिंग की बात नहीं बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 20 में, स्टेटमेंट 1, General reserve appearing in the balance sheet at the time of reconstitution firm always distributed among the old partners in their old profit sharing ratio। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। जो भी रिजर्व होता है, अभी मैंने आपको बताया था, वो हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। If the partner decided to retain the general reserve, they may adjust in the capital current account of the partners in their sacrificing or gaining ratio by passing the following entry: gaining partner capital oblique current account debit to sacrificing partner कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि अगर आप लोगों को रिजर्व कंटिन्यू करना है और आपने उनके बीच में रेशो चेंज किया है, तो आप सबसे पहले क्या करो, उसको कंपनसेट करो। किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, और गेनिंग पार्टनर से वो अमाउंट चार्ज करो। तो यहां पर दोनों ऑप्शन सही है एंड दोनों में लिंकिंग भी बैठ रही है, लेकिन ये लिंकिंग वाला क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ये बोला है कि करेक्ट कौन से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो आपको ये भी देखना है कि भाई स्टेटमेंट में सिर्फ आपको राइट रॉन्ग पूछा है कि लिंकिंग के लिए भी पूछा है, वो सारी चीज आपको देखनी है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन 20 कंप्लीट हो चुके हैं और मेरा टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।